हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 10th जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट पेज पर एक ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। ओवर द लास्ट 3 years द स्केल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड बियॉन्ड फिजिकल एनकाउंटर्स। तो इससे पहले फिजिकल एनकाउंटर किया जाता था सिर्फ एक्टिव टेररिस्ट का, लेकिन अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो पूरा टेररिज्म स्ट्रक्चर उसे ख़त्म किया जाए। जो भी यहाँ पर लिंकेजेस नेटवर्क है उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाए, जिसके लिए यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी टारगेट किया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर्स बेसिकली यहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द मिलिटेंट्स। तो यहाँ पर फिजिकल एनकाउंटर से ऊपर उठ के वाइड स्प्रेड डिटेंशन किए जा रहे हैं अंडर सिक्योरिटी लॉज, इन्फोर्समेंट एंड टैक्स रेट्स टू ब्रेक एलिज्ड फंडिंग नेटवर्क्स एंड क्रैक डाउन ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स। और यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है वो यहाँ पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द मिलिटेंट्स, ताकि यहाँ पर जो टेररिज्म स्ट्रक्चर के लिंकेजेस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो सकें। तो इससे पहले जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी वो ये थी कि कैसे एलिमिनेशन करना है एक्टिव टेररिस्ट का, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये है कि पूरे टेररिज्म स्ट्रक्चर को ही कैसे ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पर एक बुक का नाम मेंशन है, लाल सलाम, जो कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी की किताब है। हर बुक लाल सलाम फ्रेम्ड बाय द किलिंग ऑफ 76 सीआरपीएफ पर्सनल इन दांतेवाड़ा इन अप्रैल 2010। तो इसके ऊपर ये बुक बेस्ड है, लाल सलाम। आपको बस इतना पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ईरान ऑफर्स हेल्प टू सेंड कोविड एड टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो रूट क्लियर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, हमें यहाँ पर वीट जो है अफगानिस्तान तक पहुँचाना था। तो ईरान ने ऐसे में बोला है कि हम ईरान का रूट यहाँ पर अपना सकते हैं। तो विद पाकिस्तान ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन अलाउइंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, ईरान हैज़ नाउ ऑफर टू असिस्ट इंडिया इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वीट, मेडिसिन एंड कोविड वैक्सीन टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पर हमें कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लिए पहुँचानी है तो हम यहाँ पर ईरान का रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ईरान बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेट करने की बात कर रहा है, जहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपना रूट यूज़ करने के लिए इतना टाइम लगा रहा है। आगे चलते हैं। विद वाटर मार्च कांग्रेस लुक्स फॉर फर्म फुटिंग इन साउथ कर्नाटका। तो यहाँ पर साउथ कर्नाटका में मेनली दो कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बेस है। एक है वोकालिगा जो कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन है, दूसरी यहाँ पर लिंगायत है जो कि यहाँ पर 17% ऑफ द स्टेट्स, 6 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पर मेघदातु प्रोजेक्ट की बात की गई है। तो मेघदातु जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर दो स्टेट्स के बीच में कंटेंशन है, एक कर्नाटका और दूसरा यहाँ पर तमिलनाडु। ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ यूपी ओवर द ईयर्स की कैसी पॉलिटिक्स रही है। 2017 में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का इमरजेंस कैसे हुआ, उससे पहले अखिलेश कैसे काम कर रहे थे, कल्याणनाथ की गवर्नमेंट ने कैसे काम किया था। तो ये सब हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। धर्म संसद में जहाँ पर हेट स्पीच दी गई, जेनोसाइड की बात की गई, तो वो कौन ऑर्गेनाइज करा था ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सिमरिंग चैलेंज। चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज बिल्डिंग अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ द पेंगोंग लेक। अब यहाँ पर पेंगोंग लेक के ऊपर जो चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी उसके ऊपर यहाँ पर एक ब्रिज बना रहे हैं। इसके अलावा बीजिंग ने क्या क्या किया, तो बीजिंग ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कुछ 15 प्लेसेस के नाम अपने चाइनीज़ भाषा में बता दिए कि यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में इनके क्या नाम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई जूनियर डिप्लोमेट होगा चाइनीज़ एम्बेसी में। हमारे यहाँ पर कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने, तिब्बत के लीडर्स ने यहाँ पर डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो उनके जूनियर जो एम्बेसी में यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्होंने इस बात को बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो इंडिया है वो तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे सेपरेटिस्ट फोर्सेस को यहाँ पर सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने इन सब का जवाब दिया। अब इंडिया ने क्या क्या जवाब दिया, इंडिया ने तो पहले ये बोला जहाँ पर आप ये पेंगोंग सो के ऊपर जो आप बोल रहे हो कि आप अपनी साइड के ऊपर ब्रिज बना रहे हो, वो बेसिकली हमारी साइड थी जो कि आप पिछले 60 साल से यहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है आपने। ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली इट डिस्क्राइब द न्यू ब्रिज एज अ कंस्ट्रक्शन इन इंडियन टेरिटरी दैट चाइना हैड इलीगली ऑक्यूपाइड इन द 1962 वॉर। तो 1962 वॉर से आपने ये इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा। बाकी आप अरुणाचल प्रदेश में किसका कोई भी नाम दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इनएलिएनेबल पार्ट है इंडिया का। अभी तक 13 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टैंड ऑफ बना हुआ है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, देपसांग प्लेन्स। तो वाइल 13 प्रीवियस राउंड्स ऑफ टॉक्स बिटवीन द ग्राउंड कमांडर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड पीएलए हैव yielded disengagement at Pangong and Gogara, an anticipated agreement with disengagement at Hot Springs could not take place. Moreover, the continuing tensions all along the LAC, particularly the build-up by the Chinese, देपसांग प्लेन और अभी हॉट स्प्रिंग्स में स्टैंड ऑफ बना हुआ है। इंडिया जितने पेट्रोलिंग पॉइंट्स इससे पहले एक्सेस कर पाता था अभी नहीं कर पाता, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने डिफेंसिव पोस्चर में जवाब तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना की एक्सपेंसिनिस्ट
सिविलाइजेशन है वो हमेशा एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ पर बॉर्डर को क्लियरली डिमार्केट करने की ज़रूरत है। तो डीलिंग विद अ पावरफुल नेबर दैट हैज़ यूनिलेटरली डिस्कार्डेड 3 decades ऑफ एग्रीमेंट्स दैट लेड डाउन द पाथ टू डील विद बॉर्डर इशूज नॉट ईजी, स्ट्रेंजली द कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो यहाँ पर ज़रूरत है जो कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप है, पहले वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो यूजली आउट देयर प्रोजेक्टिंग ग्लोबल क्लाउड विद हैशटैग डिप्लोमेसी इज येट टू टेक फुल ओनरशिप ऑफ द क्राइसिस विद चाइना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि माना जाए कि चाइना के साथ एक क्राइसिस चल रही है, उसके बाद ही तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। द नेग्लेक्टेड क्राइसिस, अब यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक की वजह से जो सारे रिसोर्सेज हैं, हेल्थ के रिसोर्सेज हैं, वो यहाँ पर कोविड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं जा पा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर 2021-22 के बजट में उन्होंने बात की थी कि यहाँ पर हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलबींग की बात की थी, वन हेल्थ की बात की थी, जिसमें एनिमल और ह्यूमन हेल्थ को लिंक करके देखा जाएगा। अगर हम WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट देखें तो 18% डिक्लाइन देखा गया इन केस ऑफ नोटिफिकेशन टीबी के केसेस में। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि 18% केसेस कम हो गए, इसका मतलब ये है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, जो भी यहाँ पर हेल्थ के रिसोर्सेज है वो यहाँ पर कोविड के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो कंट्री रिपोर्टेड 18 लाख ट्यूबरक्लोसिस केसेज इन 2020 कंपेयर टू 24 लाख केसेज इन 2019। तो यहाँ पर हमें 6 लाख की कमी दिख रही है। तो 6 लाख केसेस कम नहीं हुए, बेसिकली यहाँ पर टेस्टिंग कम हुई है, केसेस तो हैं लेकिन यहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि वो यहाँ पर टीबी से इन्फेक्टेड है। 2016 में इंडिया ने मिशन मोड पे काम करने की बात की थी कि हम यहाँ पर टीबी को एलिमिनेट कर देंगे 2025 तक, जहाँ पर ग्लोबल टारगेट 2030 का था। इंडिया ने यहाँ पर 5 साल पहले बात की कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। फियर ऑफ कोविड लॉकडाउन्स, उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन्स लग गए। इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से लोगों ने टेस्टिंग नहीं कराई, लोग मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं गए, इसकी वजह से यहाँ पर जो टीबी है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एक्टिव केस फाइंडिंग ड्राइव्स ऑर्गेनाइज बाय द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने काफ़ी लोगों को कोविड के टाइम में भी टेस्टिंग करके पता किया है कि किसको किसको टीबी है। अब ACF ड्राइव इंपॉर्टेंट, तो इससे आप टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पीपल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। We will have to fill in the gap created by nearly 1.5 years of COVID, while it remains essential to push for more finances। तो फाइनेंसेस की बात तो है कि ज़्यादा फाइनेंसेस होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सपोर्टिव पॉलिसीज़ हो जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो फंडामेंटल है इस पॉलिसी का कि कैसे हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करेंगे। तो उसका फंडामेंटल ये है लोग और कम्युनिटी लीडर्स। तो यहाँ पर लोगों का और कम्युनिटी लीडर्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पर हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर पाएंगे। आगे हम चलते हैं हेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये बेसिकली फर्टिलिटी के ऊपर बात की गई कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। तो रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है और आगे भी अभी थोड़े टाइम तक डिक्लाइन ही करेगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, 2.2 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, और अब देखा जाए तो ये पहुंच चुका है 2 पर। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो होता है 2.1। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन इन द लॉन्ग रन डिक्लाइन ही करने वाली है। हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 1951 में 6 था, उसके बाद यहाँ पर 5.2 हुआ 1971 में, फिर 1991 में 3.6 हुआ, फिर 2011 में 2.4 हुआ, और फाइनली यहाँ पर जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पर 2 हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बढ़ा भी है, जैसे कि केरला और तमिलनाडु में, जहाँ पर TFR 1.6 और 1.7 का था रिस्पेक्टिवली, दोनों में यहाँ पर पहुँच चुका है 1.8। तो यहाँ पर सदर्न स्टेट्स में 2 स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बढ़ा है। पंजाब वेस्ट बंगाल में यहाँ पर फर्टिलिटी रेट 1.7 के करीब है, लेकिन यहाँ पर जो 2 स्टेट्स हैं वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है नेशनल एवरेज से कंपेयर किया जाए तो, जिसमें एक है बिहार जहाँ पर फर्टिलिटी रेट अभी भी 3 चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 चल रहा है। अब ऐसा क्यों है कि इन दोनों स्टेट्स में यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है। इन दोनों स्टेट्स में भी डिक्लाइन हुआ है पर उस पेस से नहीं हुआ है जैसे कि बाकी स्टेट्स में हुआ है। तो यहाँ पर स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन यूपी वॉज हायर देन इन बिहार अंटिल अबाउट 2000। तो 2000 तक देखा जाए तो यूपी का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, लेकिन आज हम देखें तो बिहार का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। अब यहाँ पर फैमिली प्लानिंग और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स की वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन उस पेस से नहीं हुआ। बोथ बिहार एंड यूपी नीड्स टू स्ट्रेंथन देयर प्रोग्राम्स। द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट देखा जाए तो बहुत कम है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बाई मॉडर्न मेथड्स इज नियरली द सेम इन बोथ स्टेट्स, 44.5% है। अगर इंडिया का नेशनल एवरेज में देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट 56.5% है, तो लगभग 10% यहाँ पर यूपी और बिहार में कम है। विमेंस स्टेटस इंडिकेटर्स आर जनरली समवॉट बेटर इन यूपी कंपेयर टू बिहार। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यूपी में यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.4 है, क्योंकि विमेन के स्टेटस यहाँ पर बेटर है, जिसकी वजह से जो विमेन है वो अपने राइट्स को असर्ट कर सकती हैं, अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को असर्ट कर सकती हैं। द परसेंटेज ऑफ एडल्ट लिटरेट विमेन इन बिहार इज 57.8, जो यहाँ पर यूपी में ज़्यादा है। यूपी में यहाँ पर एडल्ट लिटरेट विमेन की परसेंटेज 66.1% है। विमेन विद 10 और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है 28.8% इन बिहार, और यहाँ पर यूपी में उससे ज़्यादा है 39.3% है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिटरेसी इंडिकेटर्स, इसके अलावा डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यूपी में थोड़े ज़्यादा बेहतर है बिहार के कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ पर यूपी में
हमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम दिखता है एज़ कम्पेयर टू बिहार। इसका मतलब ये है कि अगर आप डेवलपमेंट इंश्योर करोगे, एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो अपने आप ही यहाँ पर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको कोई कोर्सिव पॉपुलेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बिहार में 18 साल से कम लड़कियों की शादी ज़्यादा मात्रा में होती है एज़ कम्पेयर टू यूपी। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स which may account for fertility differential is that the proportion of women aged 20 to 24 years married before 18 years of age is estimated to be 40.8% in Bihar compared to 15.8% in यूपी। तो ये काफ़ी डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें यूपी में फर्टिलिटी रेट कम दिख रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ है बाई मैन वो बहुत कम है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ बाई मैन, कॉन्डम्स एंड स्टेरिलाइजेशन इज ओनली 17% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। तो मेनली यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्शन का बियर है वो विमेन को ही उठाना पड़ रहा है, जो ब्रंट है वो विमेन को ही उठाना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर विमेन का स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करनी तो विमेन की यूज़ करनी है। यहाँ पर जो मैन है वो यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। द करंट लेवल ऑफ TFR सेट्स द स्टेज फॉर द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी। द पेस ऑफ एक्सेलरेशन, अब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में टाइम लगेगा। वो इसीलिए क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में जितने लोग जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज से बाहर आ रहे हैं। दिस विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन बट द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मोमेंटम रिजल्टिंग फ्रॉम अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग द रिप्रोडक्टिव एज। तो 15 से 49 साल में ज़्यादा लोग एंटर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 15 से 49 साल से कितने लोग बाहर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर स्टेबल हो पाएगी। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये भी पता चला ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। टोबैको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। टोबैको का यूज़ करने की वजह से यहाँ पर डिजीजेज हो सकती हैं। तो नियरली 1/4 ऑफ ऑल वुमेन एंड मैन आर ओवरवेट और ओबीस एंड दिस प्रोपोर्शन इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पर ओबेसिटी की यहाँ पर देखा कि ओबेसिटी बढ़ रही है। मोर देन 1/3 ऑफ मैन वर रिपोर्टेड टू बी यूजिंग सम काइंड ऑफ टोबैको। और यहाँ पर लगभग 1/3 ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं जो कि यहाँ पर टोबैको का यूज़ कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर स्टंटिंग, अनीमिया, अगर इन सबको कम करना है तो यहाँ पर चाइल्ड के न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, विमेन के न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर ओबेसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये लोग जो टोबैको लेते हैं वो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ करने का आप कंक्लूजन लिख सकते हो। आगे हम चलते हैं। शेल्टर इन पैंडमिक, यहाँ पर हाउसिंग की बात की गई कि माइग्रेंट्स को यहाँ पर हाउसिंग तक नहीं मिलती है, डिग्निफाइड हाउसिंग तक नहीं मिलती है। तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो बहुत ही अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है जिसके कारण यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन को नहीं मिल पाए हैं। तो अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ इन इंडिया हैव बीन एक्कम्पनीड बाई प्रेशर ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब अर्बनाइजेशन हुआ जिसकी वजह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 31% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में रहती है एंड 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये जो पॉपुलेशन है 41% हो जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप किया जाए, सोशल हाउसिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जाए ताकि यहाँ पर जो माइग्रेंट पॉपुलेशन उनको यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल सके। यहाँ पर वॉश की बात की गई है। वॉश क्या होता है? तो एडिक्वेट वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, तो उसको बेसिकली वॉश ही बोलते हैं कि वॉश फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेल कराई जाए टू द माइग्रेंट वर्कर्स। इवन दो देयर हैज़ बीन एन इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स थ्रू द स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के चलते यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स को इंस्टॉल किया गया, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर माइग्रेंट डेंस क्लस्टर्स को देखें तो वहाँ पर यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में सोशल हाउसिंग को कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने की ज़रूरत है बिटवीन द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट। लेट अस सी हाउ पॉलिसी इज रिस्पॉन्डेड। तो इससे पहले बहुत सारी पॉलिसीज़ आई भी हैं जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ मिशन देखा जाए तो आधे से ज़्यादा सिटीज़ में वो अनफिनिश्ड ही है। जहाँ पर बात की गई थी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया जाएगा, सस्टेनेबल रियल एस्टेट होगा, हाई डेंसिटी ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, वाइडर मार्केट होगा। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन आइडेंटिफाइड 100 सिटीज़ कवरिंग 21% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 राउंड्स। तो 2016 से ये मिशन शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक देखा जाए तो आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इसके अनफिनिश्ड हैं। बाकी फिर अमृत मिशन आया, फिर यहाँ पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात की गई। तो प्लान वॉज टू कन्वर्ट गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग्स। तो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का मेनली मतलब यही था कि यहाँ पर क्या करना है, जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहाँ पर जो माइग्रेंट्स है वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर जो प्राइवेट
पब्लिक पार्टिसिपेशन होता, लेकिन अभी भी इस पे भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो वाइल डेवलपिंग सोशल रेंटल हाउसिंग, तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए सोशल रेंटल हाउसिंग, और वो ऐसी जगह डेवलप करनी चाहिए जहाँ पर अगर माइग्रेंट पॉपुलेशन रह रही है तो आसपास उन्हें काम मिल जाए। अगर आसपास काम नहीं भी मिल रहा है तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा करो कि जहाँ पर भी उनका वर्क प्लेस है वो वहाँ पर आसानी से जा सकें। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाना ही इतना महंगा पड़ जाए कि वापस से वो अपने स्लम्स में चले जाएँ। तो वाइल डेवलपिंग सोशल रेंटल हाउसिंग, द स्टेट शुड एंश्योर दैट द लोकेशन इज प्रॉपर एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो बेसिकली ये सारी बातें बताई गई। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया हो। चाइनाज चेंगी 5 ल्यूना प्रोब ने यहाँ पर वाटर को मून के ऊपर डिटेक्ट किया है। तो चाइनाज चेंगी 5 ल्यूनर लैंडर हैज़ फाउंड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस। लेकिन अगर देखा जाए तो अर्थ के कंपैरिजन में यहाँ पर मून में वाटर बहुत कम है। 120 पार्ट्स पर मिलियन वाटर और 120 ग्राम्स वाटर पर टन। तो एक टन में सिर्फ 120 ग्राम्स ऑफ वाटर है। अगर वेसिकुलर रॉक में देखो तो सिर्फ 180 ppm ऑफ वाटर है। इसका मतलब ये है कि अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी ड्राई है। अब यहाँ पर मून में वाटर क्यों आया, तो एक रिसर्चर का ये कहना है कि सोलर विंड की वजह से आया, क्योंकि सोलर विंड की वजह से ही यहाँ पर हाइड्रोजन आई, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन हुआ है। तो इट वाज द सोलर विंड दैट कंट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट ह्यूमिडिटी ऑफ ल्यूनर सॉइल एज इट ब्रॉट हाइड्रोजन दैट मेक्स अप द वाटर। अब यहाँ पर जो श्रीलंका है उनके फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। $1.6 बिलियन ही बचे हैं, जिसमें से उनके ऊपर जो डेट है वो है $7 बिलियन का। तो $7 बिलियन की तो उनकी फॉरेन डेट ऑब्लिगेशन है, जिसमें से उनको $500 मिलियन जनवरी में बॉन्ड्स का रीपेमेंट करना है, $1 बिलियन का जुलाई में करना है। तो ऐसे में $1.5 बिलियन तो उनको देने ही हैं। अभी उनके पास देखा जाए तो सिर्फ $1.6 बिलियन है। इसका मतलब ये है कि वो इंपोर्ट्स का बिल भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने चाइना को बोला है कि जो भी उनका डेट है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि चाइना के ऊपर कम से कम जो श्रीलंका का डेट है वो है $3.38 बिलियन। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क इज़ द फर्स्ट मेजर यूएस सिटी टू ग्रांट वाइड स्प्रेड म्यूनिसिपल वोटिंग राइट्स टू नॉन सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस है वहाँ पर नॉन सिटीजन्स वोट कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क इसमें पहला मेजर सिटी बनेगा। अभी जुडिशरी ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जब तक जुडिशरी डिसीजन नहीं लेती तब तक तो यहाँ पर वोटिंग हो ही जाएगी। तो मोर देन डजन कम्युनिटीज़ अक्रॉस द यूएस ऑलरेडी अलाउ नॉन सिटीजन्स टू कास्ट बैलेट्स इन लोकल इलेक्शंस। तो बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द यूएस जो कि यहाँ पर नॉन सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं, जिसमें एक न्यूयॉर्क भी हो चुका है। तो इट इज़ अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द नेशंस मोस्ट पॉपुलर सिटी वेयर लीगली डॉक्यूमेंटेड वोटिंग एज नॉन सिटीजन्स कंप्राइज नियरली 1/9 ऑफ द सिटी 7 मिलियन वोटिंग एज इनहेबिटेंट्स। आगे चलते हैं इकॉनमी पेज पे। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ये बन चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर भी है, और इंडिया का हाईएस्ट वोटिंग शेयर है आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे जिसका सबसे ज़्यादा वोटिंग शेयर है वो है यहाँ पर इंडिया। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि GSTR 1 और GSTR 3B में कभी कभी डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, फेक बिलिंग की प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उनको ज़्यादा मिल जाए, लेकिन उसी समय वो GSTR 3B में कम सेल्स दिखाते हैं ताकि उनकी जो GST लायबिलिटी वो कम हो जाए। तो ऐसे में अगर मिसमैच होगा तो ये था कि सबको सीज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी इनको बोला गया कि बिजनेसेस को टाइम दिया जाएगा कि वो बताएं कि ऐसा एरर क्यों है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।